नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रदीप है और आज मैं ओएसएफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको क्लास 12th बायोलॉजी जीएसईबी बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसे कि हमने ऑलरेडी पार्ट बी को डिस्कस कर लिया है, अब हमारी जो पूरी एग्जाम है वो 100 मार्क्स की है, जिसमें 50 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर करेक्ट ऑप्शन वाले, और बाकी 50 मार्क्स है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन। मैंने आपको ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करके दे दिए हैं और अटैच पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में अवेलेबल है, वो आप खास देख लीजिएगा ध्यान से। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप उन सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करेंगे ना, तो कम से कम उस 50 मार्क्स में से 45 प्लस आपके डन है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो दिखने में बहुत इजी होता है लेकिन जब सॉल्व करना शुरू कर दे तब दिक्कत आने लगती है, दैट इज एमसीक्यूज, जो कि 50 मार्क्स का पूरा वेटेज है। 100 मार्क्स में से 50 मार्क के तो एमसीक्यू है। तो हम उस एमसीक्यू वाले पोर्शन को भी आज ध्यान से देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, कौन किस तरह के एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मैचिंग वाले एमसीक्यू, सब कुछ। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में वैरायटी बहुत सारी होती है। कुछ सिंपल एमसीक्यू जो एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन होता है और एक ही लाइन में सारे आंसर होते हैं, सिंपल एमसीक्यूज। कभी कभार ये सिंपल एमसीक्यू जानलेवा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब नंबर्स की बात आती है ना, जैसे कि कुछ प्लांट की ऐसी फैमिलीज है, रोजेसी, लेगुमिनेसी, उन फैमिलीज में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ तक रहती है, बहुत सारे महीनों तक। जबकि राइस, व्हीट वगैरह में पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो है वो कुछ ही मिनट्स तक रहती है। तो अब यहां पर देखिए, कहीं पर मिनट्स है, कहीं पर मंथ्स है, तो इन दोनों चीजों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर कुछ ऐसे एरियाज भी है, जैसे कि जब सिंगल इजेक्यूलेशन में मेल जब सीमेन रिलीज करता है तो उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्पर्म सेल है जो कम से कम क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, और उसमें भी 60% कम से कम क्या होने चाहिए, एक्टिव। उसमें 40% जो है वो विगरसली मोटाइल होने चाहिए। तो अब देखो, ये 60-40 परसेंटेज है ना, कभी कभार वो चेंज कर देंगे। तो इन नंबर्स के ऊपर तो खास ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एमसीक्यू के टाइप्स में क्विकली आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिसमें आपको दो टेबल दे रखे हैं और उसमें आपको मैचिंग करनी है, विच इज अप्रोप्रिएट, विच इज इनअप्रोप्रिएट, वैसा। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो असर्शन और रीजन वाले हैं। मुझे पता है कि जब असर्शन और रीजन की बात आती है ना, तो काफी बच्चे सोचते हैं सर यही हमारा सबसे बड़ा दर्द है, इसको कैसे पहचाने, सही आंसर को कैसे पहचाने, कैसे पता लगेगा कि असर्शन रीजन के लिए सही है और रीजन असर्शन के लिए अप्रोप्रिएट है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। कभी कभार दोनों सही होते हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के लिए सही नहीं होता। तो ये सारी चीजें आज हम एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप के एमसीक्यूज होते हैं डायग्राम बेस्ड। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, कम से कम उस 50 मार्क के एमसीक्यू में से 2 से 3 डायग्राम बेस्ड होने वाले हैं फॉर श्योर। कुछ सेट में ज्यादा होंगे, नीट सही रहेंगे, है ना। तो डायग्राम्स एनसीईआरटी के और उनके लेबलिंग्स को देख लेना। कुछ डायग्राम्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत क्लोजली लुकआउट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, डायग्राम बेस्ड हो गया, मैचिंग्स हो गया, उसके बाद आते हैं असर्शन रीजन के बारे में बात करी, अब आते हैं लॉन्ग स्टेटमेंट्स। भाई जैसे आपको ए बी सी डी ई इतने स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट, करेक्ट, है ना, फॉर अ गिवन ऑप्शन। तो यहां पर अगर स्टेटमेंट लंबे है ना, उसका मतलब आपको रीड करना है और क्विकली रीड करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये स्टूडेंट, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो आप इन स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग स्टेटमेंट, है ना। भाई हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं, झड़पनी मजा मौतनी सजा। व्हाट आई मीन टू से, when you are driving with the speed there are very high chances that you may meet with an accident, meaning स्पीड जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेसी। अगर थोड़ी स्पीड कम हो जाए और एक्यूरेसी सुधर जाए ना, तो काम आ जाएगा। तो स्टेटमेंट रीड करने में ध्यान रखिए। आइए उन क्वेश्चंस को ही हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं और उसको सॉल्व कैसे करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है,
व्हाट डज PQRS इंडिकेट इन द फॉलोइंग डायग्राम? रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड, अब देखिए मुझे हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टिवली। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब सीक्वेंस याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सीक्वेंस। तो रिस्पेक्टिव सीक्वेंस भाई PQRS ही बताया। क्या बताया है? PQRS। सबसे पहला PQRNS। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें दे रखी है। सबसे पहले P बता रखा है ना? तो ऑप्शन ए दिखा है, रेडिकल, कोटाइलेडोन, एपिकोटाइल एंड प्लूम्यूल, है ना? दूसरा ऑप्शन है प्लूम्यूल, कोटाइलेडोन। अब PQRS में देखना है तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, ये होना चाहिए P, ये होना चाहिए Q, ये होना चाहिए R, ये होना चाहिए S, मतलब इस तरीके से, है ना? तो चलिए क्या पहचानेंगे? तो क्यू सबसे पहले देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपको क्या करना पड़ता है, डायग्राम में जो सबसे इजीएस्ट आपको पता लगता है उसको पहले ढूंढ लेना है ना? तो आपको फायदा होगा। जैसे क्यू है तो क्लियरली पता है कि वो कोटाइलेडोन है। क्यू क्या है? कोटाइलेडोन। तो देखिए कोटाइलेडोन यहाँ पर, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए। ये एक ऑप्शन निकल गया, ये वाला बचा है कोटाइलेडोन। अच्छा, उसके बाद एस देखो बेटा, क्या दे रखा है? रेडिकल। और पी क्या है? प्लूम्यूल। तो भाई सीधी सी बात है, क्यू हमारा हो गया कोटाइलेडोन, एस हमारा हो गया रेडिकल, आर क्या हो जाता है और पी क्या हो जाता है? पी हो जाता है प्लूम्यूल। पी हो जाएगा प्लूम्यूल। तो यहां पर हो गया प्लूम्यूल, ये हो गया कोटाइलेडोन, हाइपोकोटाइलेन रेडिकल, हाइपोकोटाइलेन रेडिकल। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? बी। याद रखिएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में जो सबसे इजीएस्ट लेबलिंग है ना उसको पहले पकड़ लीजिए और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड पे जाइए। पहले कॉम्प्लिकेटेड पे मत जाना, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, है ना? सॉल्व करने के तरीके बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए आगे जाके देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे वापस वही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। विच पार्ट इंडिकेट इन द फिगर बिलो इज फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट याद रखिएगा डियर। ट्रू फ्रूट्स किसको बोलेंगे? जो फ्रूट ओवरी स्वेलिंग से ही बनते हैं। और जब फ्रूट बनने की प्रोसेस में स्वेलिंग ऑफ ओवरी के साथ साथ फ्लावर के दूसरे पार्ट, थैलेमस वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तब उसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, ग्रेप इज अ ट्रू फ्रूट। वी हैव द ग्रेट एग्जांपल ऑफ एप्पल। Interesting. Which part indicate that the figure below is false fruit? Dear student, थैलेमस की बात है। किसकी बात है? थैलेमस। तो एप्पल में हम जो एक्चुअली खाते हैं ना, the consumable part which is a part of thalamus and flower के सारे पार्ट फ्यूज हो जाते हैं। तो फॉल्स फ्रूट बताने के लिए S इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो S यहां पर दे रखा है और वो है हमारा ऑप्शन डी। तो इस केस में ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या सुनो? तो इसी तरीके से सीड का भी डायग्राम है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बट इसमें सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। तो देखिए सीक्वेंस दे रखी है PQRS, मतलब लाइन में ही है रिस्पेक्टिवली, है ना? तो ध्यान से देख लीजिएगा इस तरह के डायग्राम और इस तरह के क्वेश्चंस। कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग। देखिए अब देखिए ये स्टडी वाला आ गया, है ना? स्टेटमेंट स्टडी करने मतलब स्टेटमेंट रीड करना है। चलिए देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को रीड करिए और फाइंड आउट करिए व्हिच वन इज करेक्ट। Pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, leading to chronic respiratory disorder. बेटा ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बट हमें देखना पड़ेगा कि ये पूछना क्या चाहते हैं, है ना? पहले करेक्ट कर देंगे। Pollen grain are rich in nutrients, सही बात। विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, बहुत सारी चीजें हैं। कैरेट ग्रास that come in India, इंडिया में आई थी as a contaminant with the imported rice। देखो ये वर्ड बड़ा फैसिनेटिंग है। क्वेश्चन ये है राइस को इंपोर्ट करते समय आया था या वीट को, है ना? चूज दी ऑप्शन फॉर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दी। तो तीन में से सही वाला ढूंढना है आपको, है ना? स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ये देखो राइस और वीट का खेल क्या है। माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कि राइस एंड वीट का खेल, अब वो हमारे साथ खेल रहे तो हमें भी खेलना पड़ेगा, है ना? चलिए देखते हैं, पॉलन ग्रेन के ही देख लेते हैं और इससे आपको एमसीक्यू और भी सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए बड़े अच्छे से डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, है ना? देखिए यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है। pollen grain of many species causes severe allergies and bronchial affliction। अभी हमने स्टेटमेंट देखा, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है ना? उसके नीचे ही उन्होंने बढ़िया से बताया है, देखिए। हाँ, कैरेट ग्रास that came into India as a contaminant with imported wheat, not rice, wheat। कभी कभार ये लोग एमसीक्यू को ऐसे ही चेंज कर देंगे, राइट की जगह, यू नो।
सही वर्ड की जगह पर गलत वाला लगा दिया उन्होंने, वीट की जगह पर राइस लगा दिया, स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्या है? गलत। तुरंत हम जाएंगे एमसीक्यू पे और देखेंगे कि भाई सही बात क्या है। भाई सीधी सी बात है, स्टेटमेंट 3 गलत है, पहले दो सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज, थर्ड वन इज इनकरेक्ट, है ना। देखिए कैसे उन्होंने एनसीईआरटी से एक सिंगल वर्ड को चेंज करके बढ़िया से एमसीक्यू बना दिया। हम लोग जब स्पीड में जाते हैं ना, तो कभी कभार वीट का राइस और राइस का वीट कर देते हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, यू नो। सम पीपल थिंक कि सर हम रोटी में खाते हैं वीट, बाद में खाते हैं राइस। तो भैया ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अगला वाला देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? देखो आर बोला है उन्होंने, क्या बोला है भाई? आर का मतलब ये होता है कि या तो एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। देखो आर लिखा है, इसका मतलब ही नहीं हमेशा एक से ज्यादा होंगे, है ना। पापेवर इज हैविंग मल्टी कार्पेलरी सिंग कार्पस पिस्टिल, वेरी इंटरेस्टिंग। मल्टी कार्पेलरी, कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक से ज्यादा है। सिंग कार्पस मतलब फ्यूज्ड है, सही बात। एंडोथीशियम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू दी माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंडोथीशियम प्रोवाइड नरिशमेंट, गलत बात। टापेटम का लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। कमिनेला हैज चेस्मोगैमस एंड क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी है चैप्टर के अंदर। हम एक बार देखते हैं ध्यान से और हमें पता भी लग जाएगा कि ये चीज क्या है एग्जैक्टली। चलिए फ्लावर के बारे में बताया है, चेस्मोगैमस फ्लावर, और ये हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया, वेरी नाइस। देखिए है ना, मल्टी कार्पेलरी सिंग कार्पस पिस्टिल ऑफ पापेवर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है ना। और दूसरा वाला केस क्या था, चलिए जल्दी से देख लेते। कॉमनला हैज चेस्मोगैमस एंड क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स, है ना। पापेवर वाला केस तो क्लियर है, ये दूसरा वाला क्यू वाला स्टेटमेंट भी क्लियर है। तो पॉलिनेशन वाला पार्ट देखेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। देखो लिखा है चेस्मोगैमस फ्लावर, फ्लावर सिमिलर टू फ्लावर अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड ऑर्गन्स है, तो चेस्मोगैमस। और क्लेस्टोगैमस मतलब फ्यूज्ड है इन सच अ फ्लावर। एग्जांपल दे रखे होंगे, देखो बढ़िया से। ये है ना, some plants such as viola, common pesi and oxalis and commonella produces two type of flower। उसमें chismogamous flower भी है, clistogamous भी। तब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, वेरी नाइस। commonella has chismogamous and clistogamous flower, सही बात। क्या और क्या देखेंगे भाई? अब देखिए उस तरह ऑप्शन भी देखना पड़ेगा ना, which one is true and which one is false। यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने? क्यू वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पीएनआर करेक्ट है। तो पीएनआर करेक्ट वाला कहां चला गया? ओ ये रहा, पीएनआर बोथ आर ट्रू, सही बात। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा था, यू नो, इसलिए बच्चों को एमसीक्यू में बहुत तकलीफ होती है। एक एक वर्ड को वो लोग पकड़ते हैं ना भाई। लॉजिकली स्पीकिंग, जब आप इतनी बड़े लेवल पे जा रहे हो, 12 के बाद कोई डॉक्टर बनेगा, कोई रिसर्चर बनेगा, कोई एनवायरमेंटल साइंस में जाके बढ़िया से साइंटिस्ट बनेगा, कुछ लोग बेहतरीन टीचर्स बनेंगे, कुछ लोग बेहतरीन रिसर्चर बनेंगे, कुछ लोग बायोलॉजी के अंदर से कुछ कंसेप्ट को उठा करके अपनी प्रोडक्ट बना के काफी सारे पैसे और बहुत बड़े पैसे वाला बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। तो जब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो ना बेटा, तो वो लोग आपको सीधी चीजें थोड़ी देंगे। कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम सीधी नहीं आती है, हमें पूछ के नहीं आती है, हमें बता के नहीं आती है। तो हमें एनसीईआरटी को इसीलिए ध्यान से पढ़ना है और इसीलिए हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। ये बिल्कुल ही मत सोचना कि सर ये लोग ऐसा क्यों करते, सीधा ही पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तब तो फिर मजा ही क्या, है ना। हमको पैकेजेस बड़े बड़े चाहिए लेकिन प्रॉब्लम छोटे छोटे, ये इम्पॉसिबल है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको पैकेजेस बड़े चाहिए ना, तो आपको दुनिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है कि पैकेजेस भी आपको बड़े ही मिलेंगे। लेकिन उसके लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए? एकदम स्ट्रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पर अभी चल रही है। चलिए आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए अभी हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, वापस एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखिए जब इस तरह के लेबलिंग होते हैं ना, एक दो लेबलिंग तो इजी है, मल्टीपल लेबलिंग है ना, तो थोड़ा स्पीड और ध्यान से करना पड़ेगा, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूटेरस का डायग्राम है, वोम का डायग्राम, क्या बता रहे हैं? गिवन फिगर बिलो depicts the diagram sectional view of the female reproductive system. Which of the three part correctly identified? Which of the three part? तो हमारे लिए ये कीवर्ड हो गया। उन्होंने ये थोड़ी बोला है सारे पार्ट को आइडेंटिफाई करो, नहीं भैया। विच ऑफ दी थ्री पार्ट्स, ओनली तीन, कोई भी तीन पार्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लो, काम हो गया, है ना। चलिए आइडेंटिफाई करेंगे। भाई नंबर 1 दे रखा है,
देखिए क्या क्या दे रखा है, 4 में दे रखा है फेमरी, इधर ही देख लेते हैं, देखो 4 फेमरी है, ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट हो गया। नंबर 3 में क्या है, इनफंडिबुलम है। नंबर 3 क्या है, इनफंडिबुलम। तो क्या 2 एंडोमेट्रियम है क्या, 2 एंडोमेट्रियम है जी नहीं, 1 एंडोमेट्रियम है, 1 एंडोमेट्रियम है, ऐसा कहीं पर दे रखा है, पेरीमेट्रियम एंडोमेट्रियम, है ना। ओके, फेमरी सर्विक्स फाइन, तो ये कहेंगे अंदर की तरफ जो है वो एंडोमेट्रियम है ना। सीधी सी बात है, एरो उस तरफ दे रखा है इन्होंने, पेरीमेट्रियम तो ये बाहर वाला होना चाहिए। और 5th नंबर और 6th नंबर क्या दे रखा है, तो भाई मैचिंग क्या हो रहा है, सही मैचिंग। ये देखिए, ये 4 नंबर पे सही आ रहा है फेमरी, 3 नंबर पे आ रहा है इनफंडिबुलम, तो एक तो ये सही हो गया है ना, और 3 नंबर पे आ गया इनफंडिबुलम, सही हो गया। अब 1 और 2 ये इनमें से कोई देख लेते हैं, तो चलो ये सही है और यहाँ पर ये भी सही है, ऐसा कोई और कहीं पर मिल रहा है आपको। नंबर 2 पे मायोमेट्रियम, नंबर 3 पे फिलोपियन ट्यूब और नंबर 1 पे पेरीमेट्रियम, नहीं भाई वो तो मैच ही नहीं हो रहा बिल्कुल, है ना। एंडोमेट्रियम नंबर 1 होना चाहिए, सबसे अंदर है, मतलब ऑप्शन गलत की गुंजाइश है बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। हाँ लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा कभी कभार ना कोई बुक हम वगैरह सॉल्व करते हैं, कोई मटेरियल सॉल्व करते हैं, उसमें कभी कभार ऑप्शन गलत भी आते हैं, मुझे लगता है वो अच्छा है, यू नो व्हाई, बिकॉज उससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ थी और ये क्या गलत था। और जब आप गलत चीजें पकड़ लेते हो ना, वो आपको बिल्कुल दिमाग में याद रहती है ना। एक और हम देख लेते हैं, इन डायग्राम को ही देख लेते हैं, क्विकली पता लग जाएगा, है ना। लेबलिंग थोड़ी याद रखिएगा। ये रही हमारी बुक और हम चले गए उस डायग्राम के ऊपर और आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इसमें क्या चीजें मेंशन करी, है ना। चलिए, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा था उन लोगों ने, है ना। ये रहा, देखिए तो बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि हमारा ये फिम्बरी है, ये इनफंडिबुलम है, अंदर की तरफ का एरो जो है वो एंडोमेट्रियम है, मिडल वाला मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम बाहर वाला है, ये हमारा सर्विक्स है और ये वजाइना है। तो एक लेबल था हमारा सर्विक्स, एक था वजाइना, एक था एंडोमेट्रियम, दूसरा था मायोमेट्रियम, एक था फिम्बरी और दूसरा था इनफंडिबुलम। डियर स्टूडेंट चलिए देखते हैं, देखो एकदम मैचिंग जा रहा है, इनफंडिबुलम फिम्बरी, ये नंबर 1 एंडोमेट्रियम होना चाहिए, नंबर भाई वजाइना आ गया, है ना यहाँ पर, और ये नंबर 5 क्या होना चाहिए, सर्विक्स होना चाहिए। तो आइडली स्पीकिंग ये मैच हो रहा था अच्छे से, है ना। लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, एंडोमेट्रियम शुड बी द इनर वन, दैट इज नंबर 1। तो लेबलिंग में गलती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द नेम एंड फंक्शन ऑफ रीजन लेबल एज एन एक्स एंड वाई डायग्राम। वेरी इंटरेस्टिंग, एक तरफ नाम है एक तरफ फंक्शन है, चलिए देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने देखा था, इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ जो दो मक्खियों की आंखें जैसी ग्लैंड है वाई, दैट इज सेमिनल वेसिकल, और उसके बाद आ रही है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए सेमिनल वेसिकल इज वाई, सेमिनल वेसिकल इज वाई एंड प्रोस्टेट इज एक्स। तो पहले तो वही आइडेंटिफाई कर ले, पता लग जाएगा आपको इजीली, इट्स वेरी इजी, अगर आपको डायग्राम पता है तो प्रॉब्लम। चलिए, Y इज सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर है सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है Y प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तो चलो ठीक है, ये दोनों से बात करेंगे हम लोग। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, नन ऑफ दिस का पता नहीं, देखेंगे। चलो भाई, सेमिनल वेसिकल क्या करती है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म सेल, क्या सही बात है, हाँ सही बात है, सेमिनल वेसिकल का सेमिनल फ्लूइड है ना, स्पर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात। चलिए तो इसके साथ चले जाएंगे हम लोग। दूसरा देखते, प्रोस्टेट ग्लैंड एक्टिवेट स्पर्म सेल, चलो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं प्रोवाइड नरिशमेंट। देखो ये उल्टा फंक्शन लिखा है, जो सेमिनल वेसिकल करती है वो प्रोस्टेट के सामने लिखा है, तो ये हो गया गलत, ये वाला हो गया सही। तो सही आंसर क्या हो गया, बी, सेमिनल वेसिकल नरिशमेंट टू स्पर्म सेल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म सेल को एक्टिवेट करेगी थोड़ा बहुत, है ना। समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट। देखिए हम स्पीड से तभी जा पाएंगे जब हमारे दिमाग में डायग्राम्स क्लियर है, डायग्राम्स क्लियर है तो बातें जल्दी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा, और एमसीक्यू जल्दी सॉल्व करना ही जरूरी है, एक्यूरेसी विद प्रिसीजन दोनों जरूरी है ना। Which statement is incorrect for sexually transmitted disease, STDs? देखिए
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको एक और नाम से भी हम बुलाते हैं, दैट इज विनरल डिजीज। इंपॉर्टेंट। और मेरा एक इसमें फेवरेट क्वेश्चन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है बेटा, है ना, उनमें कुछ नाम दे रखे हैं। कुछ ऐसे डिजीजेस है जो इन्फेक्ट होते हैं लेकिन उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही स्प्रेड होते हैं, है ना। तो एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और उसे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये सही बात है, हमें गलत फाइंड करनी है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड, पॉसिबल है। It is spread only among the people in the age group of 15 to 24. Maybe it causes itching in genital area. ये सही बात है बेटा। 15 और 24 साल के लोगों को ही सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी भी एज पे होता है। और कभी कभार तो आपको पता है, जैसे कि आप एचआईवी एड्स की बात कर लीजिए, एचआईवी एड्स को स्प्रेड करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरी ही है, ये गलत स्टेटमेंट है। कभी कभार इन्फेक्टेड सिरिंज, इन्फेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस, ऑपरेशन डिवाइसेस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये स्प्रेड हो सकता है ना। तो वो किसी भी एज में हो सकता है। तो बेटा सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमें गलत पूछा था, हमारा सही आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग वाला आ गया, बहुत इजी बट मजेदार, है ना, ये क्विक है। देखिए मैचिंग कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है, करेक्ट पेयर फाइंड आउट करनी है, एट द करेक्ट पेयर, है ना। चलिए, सहेली नॉन स्टेरॉइडल पिल है, कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल। कॉन्डम, अ बैरियर मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, वासेक्टोमी एंड कॉपर टी। तो देखिए कॉपर टी एक हमारा आईयूडी है, जो कैसा है, कॉपर वाला आईयूडी है, कैसा है। तो भाई स्पर्म सेल की मोटिलिटी को कॉपर क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो डी को कनेक्ट कर देंगे वाई के साथ। अच्छा, वासेक्टोमी, क्या, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंसेस को कट करके लाइगेट किया जाता है। मेल में स्टेरिलाइजेशन मेथड जो परफॉर्म करी जाती है, जिसमें अब सीधी सी बात है, स्पर्म सेल वहां से आएंगे ही नहीं, तो सीमेन विदाउट स्पर्म को मैच कर दिया जाए। यहां पर दो बची, सहेली एंड बैरियर मेथड, ऑब्वियसली द वन विच प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। देखो सर्विक्स तक पहुंचने में रोकना मतलब एक बैरियर खड़ा करना, बैरियर मेथड, और ये सहेली आ गया यहाँ पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सही लेबलिंग कर दिया है ना, आपके सामने आंसर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। वाओ, मजेदार है। देखिए, स्टेट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस इज फॉर विच टेस्ट। भाई बैन मतलब रोक लगाना, कौन से टेस्ट के लिए रोक लगा सकते हैं भैया। भाई देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड आउट करना अच्छी बात है, बुरी बात, ये तो अच्छी बात है कि जितना जल्दी हमें पता लग जाए कि फीटस में ये डिसऑर्डर है, तो उतना बेटर हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो गलत क्या हो जाएगा भैया, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, ये अवैध है, मतलब इस चीज के लिए हम एमनियोसिंथेसिस को बैन करेंगे, है ना, तो दैट्स अ सेक्स डिटर्मिनेशन। मूविंग नेक्स्ट, भाई वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाला सेक्शन तो बड़ा मजेदार है। देखिए काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है, काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं आपको। हाँ ये आ गया, विच रेशियो चेंजेस विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी से इनमें से कौन सा रेशियो चेंज होगा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एटीजीसी का रेशियो क्या होता है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म में जीसी का कंटेंट ज्यादा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में एटी का कंटेंट ज्यादा होता है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस। भाई ये मजा आ गया, देखो बेहतरीन एमसीक्यू है, मैचिंग वाला आ गया वापस, इजी है, मैचिंग किया जाए या आगे बढ़ा जाए, क्योंकि देखो 50 के 50 एमसीक्यू तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ डाइवर्सिटी वाले एमसीक्यू तो पकड़ पाएंगे। करेंगे मैचिंग या अगला वाला मैचिंग करेंगे, चलो भाई यहाँ पर तो मेरी मर्जी चलेगी, जो भी करना है। मुझे लगा ग्रिफिथ वाला करते हैं, है ना, पहले भी हमने कर रखा है। चलिए क्विकली देख ले, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, ग्रिफिथ की इफेक्ट, है ना। चलिए भाई एस स्ट्रेन क्या है, स्मूथ स्ट्रेन है, यस नो, विरुलेंट स्पीसीज है स्मूथ सरफेस, भाई सही बात है ये तो, है ना। यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। फिर आर स्ट्रेन,
A virulent species of rough X. Correct. Griffith effect in Frederick Griffith. तो bacterial transformation, an experiment done on pneumococcus bacteria. Griffith की effect क्या थी? Bacterial transformation. तो यहाँ पर आ जाएगा Y. Griffith ने कौन सा experiment किया था? ये वाला. अब देखो ये option थोड़े tricky है, but समझदार हो यार आप लोग. ZWXY. ZWXY. हमारा correct answer क्या हो जाएगा? A. है ना? एक खास याद रखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए इसके नीचे भी एक मैचिंग वाला ही है, बट ठीक है, अगर आपको मैचिंग वाले करने हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. मैचिंग 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 बहुत सारे हैं, है ना. बट यार ये लैक ऑपेरॉन का क्वेश्चन है. बढ़िया. पिछले सेक्शन में हमने बोला था लैक ऑपेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आ गया. बोला था और आ गया. रेप्रेसर प्रोटीन. आई जीन कोड करता है स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन. वेरी इंटरेस्टिंग. सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या है? स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन तो जेड यहां पर आ जाएगा. रिप्रेसर प्रोटीन क्या है भाई? वेरी इंटरेस्टिंग. स्विच ऑन एंड ऑफ ऑपरेटर. यस और नो? स्विच ऑन एंड ऑफ ऑपरेटर. ये रिप्रेसर प्रोटीन करता है या कंट्रोलिंग द ट्रांसक्रिप्शन? नहीं बेटा. स्विचिंग ऑफ एंड ऑन, ऑपेरॉन को ऑफ ऑन करने की जिम्मेदारी किसकी है? रिप्रेसर प्रोटीन की. आई जीन उसको कोड करता है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा वाई. अच्छा, प्रमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन. वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. प्रोटीन सिंथेसिस के कोड किसके पास होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन के पास, ऑपरेटर जीन के पास, है ना. ओके भाई. अब देखो वापस यहां पर गड़बड़ हुई है ना भाई. हैविंग कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये किसके पास होते हैं? वो तो स्ट्रक्चरल जीन के पास होते हैं, है ना. ये कोडिंग तो वहां चाहिए ना अपन को, तो इसको मैच करते जाते हैं. रेप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? स्विच ऑन एंड ऑफ करता है, कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड सेगमेंट ऑफ डीएनए. तो डीएनए का सेगमेंट तो पूरा ही हो सकता है, ऑपरेटर प्रमोटर जीन भी हो सकता है ना. तो कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन कौन आएगा? ऑपरेटर. और इसको यहाँ मैच कर देंगे, है ना. बिल्कुल सही बात है. मैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के एमसीक्यू आपको परेशान कर सकते हैं, है ना. आगे जाएंगे. वापस आ गया भाई इवोल्यूशन वाला. बढ़िया से मजेदार केस है ये, चार्ल्स डार्विन की फिंच, है ना. चलिए. अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड ह्यूमन ड्रिवन इवोल्यूशन. मतलब ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वाला है. क्या है भाई? इंसानों ने पोल्यूशन क्रिएट किया और उसकी वजह से वो मॉथ, ब्राउन मॉथ एंड वाइट मॉथ का जो प्रॉब्लम आया था, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इसको मैच कर देंगे यहाँ पर. सही बात. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन. डार्विनियन फिंचेस यार, वेरी नाइस एग्जांपल, है ना. क्या है? डार्विनियन फिंचेस, वेरी नाइस एग्जांपल. तो नंबर 1 अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विनियन फिंचेस, एस पे लगा देंगे हम लोग. आया ना? एस. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट मतलब अलग अलग एंसेस्टर, कॉमन अपीयरेंस. और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मीन कॉमन एंसेस्टर, अलग अलग अपीयरेंस. सो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स. बर्ड की विंग्स बोन से आ रही है, बटरफ्लाई की विंग्स चिटिन से आ रही है. तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ. क्या हुआ? तो नंबर 2 के साथ लगा देंगे आर. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लगा देंगे फोर लिम्स ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमंस एंड वेल, यहाँ पर लगा देंगे क्यू. और ह्यूमन ड्रिवन इवोल्यूशन, डियर स्टूडेंट, इसमें लगाना पड़ेगा दैट इज एक्सेसिव यूजेज ऑफ हर्बिसाइड. इट वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ज्यादा हर्बिसाइड यूज करने से, केमिकल यूज करने से वहां की जो ग्रास है, वहां के जो प्लांट है, वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, है ना. ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन सही हो गया. स्पी. एस आर क्यू एन, एस आर क्यू एन पी, एस आर क्यू पी. सही आंसर हो गया सी. मूविंग नेक्स्ट. ओहो, करेक्ट पेयर फाइंड आउट करने की बात है. वापस आ गया मैचिंग्स मैचिंग्स मैचिंग्स. काफी सारी चीजें हैं मैचिंग्स वाली. ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया. बढ़िया सा. ये डायग्राम किसका है बेटा? एडेनो वायरस का है. किसका है? एडेनो वायरस का. वेरी फाइन. देखिए एफीड्स के लिए यूज होता है ना ये लेडी बर्ड. यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफीड्स, नॉट मॉस्किटो. मॉस्किटो को गेट रीड ऑफ करने के लिए यू नीड व्हाट? कुछ लोग इसको हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बट ऑब्वियसली क्या होता है आपके हिसाब से? थोड़ा सोचिए. मॉस्किटो को कंज्यूम करने के लिए इज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म वी यूज, है ना. और याद रखिएगा. बाकी ट्राइकोडर्मा फंगस आर यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एनिमल पैथोजन.
या सुनो, नो प्लांट पैथोजन, ट्राइकोडर्मा को प्लांट पैथोजन के लिए यूज किया जाता है ना, ये थोड़ा याद रखेंगे। चलिए लेबलिंग वाला काम वापस आ गया है, एंजाइम और उनके फंक्शंस के बारे में बताया है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। लेबलिंग्स 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 भर भर के आ रहे हैं। लेबलिंग्स में अच्छी चीज क्या है पता है, आप एक एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको दूसरी चीजों में भी हेल्प हो जाता है। पैक्टिनेस, स्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन है, इन स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना। चलो, क्लैरिफाइड फ्रूट जूस इज पैक्ड इन अ बॉटल, पैक्टिनेज एंजाइम, है ना। तो पहला वाला आ जाएगा नंबर 2, फ्रूट जूस को प्रोटीन के फाइबर्स को तोड़ करके क्लीन अप करना। स्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज किसके लिए आएगा भाई। चले, एक है क्लैरिफाइंग वाला हो गया, है ना। रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट, इम्यून सप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए, तो यहाँ पर लगा देंगे नंबर 3 को। बचे ये दोनों, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड स्टेटिन। स्टेटिन के लिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये बेटा, और ये आ गया नंबर 1। क्लियर। एनसीईआरटी के कंसेप्ट जितने अच्छे आपके रहेंगे उतना बेटर तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, आगे असर्शन एंड रीजन, जिसकी बहुत टाइम से इंतजार था हमारा, चलो देखेंगे जरा। स्टेटमेंट ए, इन recombinant plasmid insertion of foreign DNA causes inactivation of tetracycline resistance. Recombinant colonies will not grow on tetracycline containing medium. भाई सही बात है, क्योंकि जब हमने टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमारा फॉरेन जीन इंसर्ट किया तो वो इनएक्टिवेट हो गया, और इसलिए टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पे हमारी कॉलोनीज ग्रो नहीं हो पाई, आया ना, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस जीन नहीं रहा, वो लूज हो गया। तो भैया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ग्रो नहीं हो पाई। क्यों नहीं ग्रो हो पाई, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लूज कर चुका था। क्यों लूज कर चुका था रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने हमारा फॉरेन जीन वहां पर इंसर्ट, राइट। चलिए भाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन आरएनए मैकेनिज्म, बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। पैथोजेनिक टू मोनोकोट, गलत बात, ये डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। कंटेन्स अ डीएनए सेगमेंट कॉल्ड टीडीएनए, यस ट्यूमर डीएनए है। डज नॉट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट इनटू, गलत बात, ये तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं भाई। डू नॉट प्रोड्यूसेस केमिकल नेसेसरी फॉर पैथोजन, गलत, प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच वन इज ट्रू। तो उसके पास एक टीडीएनए होता है which is also known as a ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। उस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन हैं, जब वो ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होते हैं तो उस तरह के केमिकल्स बनाते हैं जो पैथोजन को पसंद है ना, ये याद रखेंगे। वापस आ गए मैचिंग्स, एक स्टेटमेंट वाला ले लेते हैं, चलो आ गया स्टेटमेंट वाला। टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन CRY1AC, ये सही बात है। बीटी टॉक्सिन exists as an inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut. यहां पर वो खेल गए बेटा, एक वर्ड के साथ खेल गए, और वो वर्ड क्या है, वर्ड इज पीएच। और बेटा ये पीएच कैसी है, एसिडिक। देखिए, प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है कैटरपिलर के गट के अंदर, क्योंकि गट की पीएच होती है अल्कलाइन, क्या होती है। तो बेटा इस केस में स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। सही आंसर हो जाएगा ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यस और नो। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, देखो ये आ गया, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के लिए पीएच कैसी चाहिए, अल्कलाइन चाहिए, कैसी चाहिए, अल्कलाइन, है ना। और भी काफी सारे क्वेश्चंस है, ये आ गया एक बढ़िया सा क्वेश्चन भाई, मैचिंग करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। ऑल राइट, फाइन, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है, ये एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम दे रखा है, बर्थ डेथ, है ना, इमिग्रेशन एमिग्रेशन। तो भैया ये क्लियर चीजें हैं भाई, देखो मैचिंग करना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। एडिशन हो रहा है, ए क्या हो सकता है हमारा,
ABCD की सीक्वेंस के हिसाब से देखे थे, आइडेंटिफाई दी ABCD इन दिस फिगर, है ना। सो व्हाट कुड बी द बी? एक तरफ पॉपुलेशन ऐड भी हो रही है तो एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाना है ना। व्हाट नेक्स्ट? वेरी इंटरेस्टिंग। कैक्टस, मॉथ, ऑर्चिड एंड मैंगो, कस्कटाइन हेज प्लांट, बैलेनस एंड कैथेमैलस। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, काफी सारे एग्जाम्पल है, ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करने के लिए बता रहे हैं, है ना। चलिए देख ही लेते हैं ट्रू फॉल्स वाला। एक एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कोई। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, वो ऑलवेज अपराइट होता है, सही स्टेटमेंट। पिरामिड ऑफ नंबर इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन सी। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। बायोमास, देखिए नंबर की बात है तो बायोमास की बात भी बदलेगी, है ना। जनरली इन्वर्टेड नहीं होता। In most of the ecosystem, the pyramid of number and energy are always inverted. भाई most of the ecosystem pyramid, ये गलत हो गया, क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या आएगा भाई? pyramid of number in C is generally कैसा होता है? Inverted। सही बात है गलत बात? नंबर्स की बात है तो नंबर्स तो हमेशा ज्यादा होता है, कैसा होता है? ज्यादा होंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट बेटा क्या हो जाएगा? ट्रू। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू, यहां पर भी है ट्रू। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, जनरली इन्वर्टेड नहीं होता, नंबर्स में पिरामिड में आपको ज्यादा मिल जाएगा, है ना, तो वो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। पिरामिड ऑफ बायोमास वापस आ गया, ये सी है, ये नंबर का पिरामिड है और ये बायोमास का, इज जनरली इन्वर्टेड, है ना बेटा। ये क्या हो जाएगा? जनरली इन्वर्टेड हो सकता है, बायोमास की बात है, क्योंकि नीचे बायोमास कम होगा, है ना। जैसे जैसे मीडियम फिश हायर फिश पे जाएंगे तो बायोमास बढ़ेगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा अगर गलत हो गया तो थर्ड वाला क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो वहां पर भी ऐसा है, ट्रू। लास्ट वाला स्टेटमेंट, मोस्ट इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर्स इज इन्वर्टेड, फॉल्स। तो सही आंसर क्या आ गया? डी, है ना। अच्छा, नीचे जो दे रखा है वो एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इजी है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। चलिए क्विकली देख लेते हैं। और एमसीक्यू बहुत सारे चलेंगे, आपको ये पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, बेस्ट पीडीएफ आपको मिलेंगे और ज्यादा एमसीक्यू भी वहां पर मिलने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आज दोपहर तक आपको मिलने वाला है, तो बढ़िया से देख लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। चलिए, ए और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात हो रही है ना। तो लॉग क्या आ जाएगा? सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सी, है ना। तो यहां पर लॉग अप्लाई कर रखा है, s इज इक्वल टू सी ए जेड, विच इज द करेक्ट फॉर अस। प्रोवाइड द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ए पोजिशन। हाइपरबोला कर्व के लिए आपको सही पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो बेटा वहां पर लॉग अप्लाई तो आना नहीं है, तो ये दोनों तो गए, है ना। तो सी हमारा इंटरसेप्ट है, क्या है? इंटरसेप्ट। तो उसके हिसाब से एस इज इक्वल टू ये, डी वाला ऑप्शन हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गया, है ना। चलिए, तो इसके अलावा भी, क्योंकि एमसीक्यू में कोई लिमिट नहीं होती है, हम जितने चाहे उतने बना सकते हैं, है कि नहीं। बट डाइवर्सिटी आपको समझ में आई, एक डेप्थ समझ में आई कि एनसीईआरटी पढ़ते समय कौन से कीवर्ड को अच्छे से पकड़ना है, कौन से कीवर्ड को समझना है। जैसे राइस, मीट, थोड़ा सा चेंज और बात गई। तो क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू जब आप पढ़ रहे हो ना, बहुत ध्यान देना, अदरवाइज एक छोटी सी गलती होने के बाद आपको पेपर खत्म होने के बाद पता लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने सिली मिस्टेक कर दी। बट आई विश एंड आई होप एंड आई ब्लेस कि आपसे कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी और आप बेहतरीन एक्यूरेसी से पढ़ाई भी करेंगे और बेस्ट स्कोर लेकर के आएंगे। चलिए, wish you all the best from OSF institution and I hope you're gonna score best in biology and we will see you soon with respect to the description box, क्योंकि और MCQ आने बाकी है कुछ सेट के लिए और नीट के लिए। Wish you all the best.